ओम नमस्ते जी। 80वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लालजी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर लेखक महोदय अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जिनमें 15 बिंदुओं तक गत श्रव्य कणिकाओं में हमने चर्चा सुन ली थी। अब 16वां बिंदु आगे बता रहे हैं। जिन तत्वों से मनुष्य बना है उन्हीं से पशु बने हैं। मांस खून उनमें भी है, अन्न ही वे भी खाते हैं। जब सभी पंच रचित हैं तब लीख, रोग, औषधि, नशा आदि आदि दोनों में एक समान ही प्रभाव करते हैं। तब इनमें आश्चर्य क्या है? क्या इस समानता से मनुष्य पशु और पशु मनुष्य हो गए? हम पहले ही लिखाए हैं कि मनुष्य बालों का रंग बदलने से और पशु पानी में तैरने से एक जाति का सिद्ध नहीं हो जाता। 17वां बिंदु बता रहे हैं। विकासवाद के अनुसार अनेक स्तरों की स्त्रियों से निश्चित होता है कि मनुष्य पिछली पीढ़ियों में स्याही, कुतिया, गिलहरी, बिल्ली और रीछ होकर मनुष्य रूप में आया है। किंतु हमने अभी अमेरिका के लंबे होठों वालों का हाल लिखा है, जो हाथी की बनावट के कहे जा सकते हैं। तो क्या मनुष्य हाथी श्रेणी की योनियों में भी होकर आया है? अफ्रीका के बुशमैन बहुत दूर तक अंधेरे में देखते हैं और दौड़कर अपना शिकार भी पकड़ लेते हैं। तो क्या मनुष्य गीध, उल्लू, सर्प और घोड़े की योनियों में होकर आया है? उसके पूंछ भी पाई जाती है। तो क्या वह कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, वानर आदि समस्त पूंछ वाली योनियों में से होकर आया है? यदि मनुष्य में किसी अन्य प्राणी के से लक्षण इस बात का प्रमाण है कि वह उन प्राणियों में होकर आया है, तो संसार भर के मनुष्यों में यदि ऐसे गुण सूक्ष्मता से ढूंढ लिए जाएं, तो संसार की ऐसी एक भी योनि न निकलेगी जिसके लक्षण मनुष्य में न पाए जाएं। ऐसी दशा में क्या विकास इस बात को मान लेगा कि मनुष्य संसार की समस्त योनियों में होकर आया है? यदि ऐसा हो तो समझना चाहिए कि हैकल हक्सले की 21 श्रेणियों की बात असत्य है। अर्थात मनुष्य किसी विशेष योनियों से ही संबंध नहीं रखता, प्रत्युत संसार भर की योनियों से संबंध रखता है। विकासवाद अपनी हट से चाहे यह न माने, परंतु बिना ऐसा माने मनुष्य का समस्त प्राणियों के साथ जो मेल दिखता है उसकी संगति नहीं लग सकती। हिंदू शास्त्र तो यही कहते हैं कि मनुष्य संसार की समस्त योनियों में होकर आया है। वह 84 लक्ष योनियों के पश्चात उत्पन्न हुआ है। वे कहते हैं कि पैदा होते ही दूध पीने की प्रवृत्ति, हर्ष, शोक और भय का संचार उसके अनेक जन्मों की सूचना है। पैदा होने के दिन ही जब इतने चिन्ह पूर्व जन्म के पाए जाते हैं, तब गर्भवास के समय में भी उसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार उदय होते ही रहते होंगे। कहा नहीं जा सकता कि किस समय किस पूर्व जन्म की किस योनि के संस्कार उदय हो उठे। जिस प्रकार गर्भस्थ प्राणी के निज के संस्कार उदय होकर उसकी बनावट में अंतर पैदा कर सकते हैं, उसी प्रकार सगर्भा माता के विचार और व्यवहार भी गर्भस्थ पर अनेक प्रकार के प्रभाव डाला करते हैं। सुना जाता है कि जिस देश की स्त्रियों में यह रिवाज है कि गर्भिणी यदि ग्रहण पड़ने के समय पानी में पैर डालकर न बैठे तो उसके गर्भ से बच्चा लूला लंगड़ा पैदा होता है, वहां कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। परंतु जहां इन बातों के संस्कार नहीं है, वहां ऐसा नहीं होता। माता के प्रभाव के अतिरिक्त देश काल, जलवायु और अकाल सुकाल का प्रभाव भी गर्भस्थ पर पड़ता है। वज्रपात, युद्ध और अग्निकांडों का भी प्रभाव होता है। इस प्रकार पहली बात गर्भस्थ के संस्कार, दूसरी माता के विचार तथा व्यवहार, तीसरी देश की परिस्थिति में विशेषता उत्पन्न हो जाने तथा चौथी बात गर्भस्थापन के समय अनेक वीर्य कणों के परस्पर मिल जाने से गर्भस्थ में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इस विकृति के विषय में विकासवाद कहता है कि मनुष्यों के ये विकृत चिन्ह विशिष्ट अंग उन पिछली जातियों के चिन्ह हैं जिनसे मनुष्य विकसित हुआ है।
विकासवाद के इस आरोप के विरुद्ध सृष्टि ने कुछ ऐसी बातें प्रकट करके दिखला दी हैं कि जिनके सामने आते ही विकासवाद सदा के लिए अस्त हो जाता है। नरों के स्तन, अजा के गलस्तन, अश्व के स्तनों का अभाव, मेढा के सींग और मनुष्य की छठी उंगली ने विकासवाद के विशिष्ट अंगों की मिथ्या कल्पना का अंत कर दिया है। बैल, भैंसा, बकरा, हाथी, ऊंट, सिंह, कुत्ता, वानर और पुरुषों में स्तन कब, क्यों और कैसे उत्पन्न हुए और घोड़ों के क्यों उत्पन्न नहीं हुए? बकरी के गले में स्तन क्यों होते हैं? मेढा के सींग कहां से आ गए और मनुष्य के छठी उंगली क्यों होती है? इन सब प्रश्नों का विकासवाद के पास कोई उत्तर नहीं है। जब से सृष्टि आरंभ हुई, जब से अमीबा हुआ, तब से ही स्त्री पुरुष मादा नर मादा अलग अलग नहीं थे। अमीबा अकेला ही नर मादा का काम देता था, परंतु कुछ ही पीढ़ियों के पश्चात मसा, मक्खी, लीख और जुओं की उत्पत्ति के साथ ही नर और मादा का भेद हो गया, किंतु स्तनों की उत्पत्ति नहीं हुई। इन कीड़ों के पश्चात जोड़ वाले बिना हड्डी वालों की सृष्टि हुई, तब भी स्तन नहीं हुए। जोड़ वालों के पश्चात मत्स्य, मंडूक और सर्पणशील की उत्पत्ति हुई, परंतु अब भी स्तनों की उत्पत्ति नहीं हुई। इनके बाद पक्षियों का नंबर आया, परंतु पक्षियों में भी स्तनों का अभाव ही रहा। हाँ, सबसे प्रथम चिमगादड़ में स्तनों का प्रादुर्भाव दिखलाई पड़ने लगा। यहीं से स्तनधारियों का क्रम शुरू हुआ। अब तक बिना स्तनों के ही बच्चों की परवरिश का काम चलता रहा और किसी प्रकार की हानि भी नहीं हुई। नर मादा का भेद हुए भी लाखों पीढ़ियां व्यतीत हो गईं और संतति होते तथा उनका पालन पोषण होते भी लाखों पीढ़ियां व्यतीत हो गईं, परंतु अब तक किसी प्राणी के स्तन नहीं हुए। अब प्रश्न होता है कि चिमगादड़ के स्तन क्यों हुए? पहले तो मादा में ही स्तनों की उत्पत्ति का कारण बतलाना विकासवाद के लिए समस्या है, फिर नरों में स्तनों का प्रादुर्भाव का कारण बतलाना तो उनके लिए दुगनी समस्या है। यह संकट और भी अधिक बढ़ जाता है जब घोड़ों में स्तनों का बिल्कुल ही अभाव देखा जाता है। इसी प्रकार यह समस्या और भी अधिक भयंकर रूप धारण करती है जब अजा के गल स्तनों का प्रादुर्भाव सामने आता है, क्योंकि नर मादा की पृथकता स्तनधारियों के पूर्व ही पक्षियों और सर्पणशील तथा मंडूक, मत्स्य और जोड़ वाले कीड़ों के पूर्व ही हो चुकी थी। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि नर मादा में स्तनों की उत्पत्ति तब की है जब नर मादा में भेद ही नहीं हुआ था। हम देख रहे हैं कि नर मादा का भेद हो जाने के कारण लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई है। तब आक्रमण पूर्वक प्रबलता से प्रश्न उत्पन्न होता है कि नरों के स्तन किस पिछली योनि के अवशिष्टांग है, और यदि अवशिष्टांग है तो फिर वे घोड़ों के क्यों नहीं होते? यदि कहा जाए कि ये विशिष्टांग हैं, नए निकल रहे हैं, तो प्रश्न यह है कि इनका उपयोग क्या है, ये किस प्रयोजन के लिए है और वह प्रयोजन घोड़े के लिए क्यों नहीं है? इसी प्रकार अजा, गलस्तन, मनुष्य की छठी उंगली और मेढे के सींगों की उत्पत्ति का कारण भी अज्ञात ही है। बकरी के गले में जो स्तन होते हैं वे भी किसी प्राणी के अवशिष्टांग प्रतीत नहीं होते, क्योंकि ये बकरी के सिवा और किसी प्राणी में नहीं होते। ये विशिष्टांग भी प्रतीत नहीं होते, क्योंकि वंश परंपरा में इनका अस्तित्व नहीं देखा जाता। यही हाल मनुष्य की छठी उंगली का है। प्राणी समूह के समस्त वर्गों, श्रेणियों, कक्षाओं और जाति उपजातियों में अमीबा से लेकर मनुष्य पर्यंत एक भी प्राणी न कभी ऐसा हुआ और न इस समय है जिसके 6 उंगलियों के अस्तित्व की कल्पना की जा सके। ऐसी दशा में छठी उंगली किसी प्राणी का अवशिष्टांग नहीं कही जा सकती, वह विशिष्टांग भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि वह वंश परंपरा से आगे नहीं चलती। देखा जाता है कि यदि माता के 6 उंगली है तो पुत्र के नहीं है। इसी प्रकार माता, पिता, पितामह आदि के नहीं है, परंतु संतान के तो है। ऐसी दशा में यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि छठी उंगली का विकास हो रहा है, और न यही कहा जा सकता है कि यह पिछली जातियों का चिन्ह है।
तब क्या विकासवाद इसकी उत्पत्ति का कोई कारण बतला सकता है? इसी प्रकार मेष, भेड़े के सींगों की उत्पत्ति बतलाना भी कठिन है। इस बात को आने वाली श्रव्य कणिकाओं में हम आगे बढ़ाएंगे। इसे आज की श्रव्य कणिका में यहीं विराम देते हैं। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।